नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है ईएमआरएस के लिए तो इस टॉपिक को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नरेशन की इन डिटेल हम आपको रिवीजन कराएंगे। याद रखना, रिवीजन होगी टॉपिक की। रिवीजन का मतलब होता है इस टॉपिक के बेसिक बेसिक नियम हम आपको पढ़ाएंगे और बेसिक बेसिक नियम पढ़ाने के बाद में एक एक चीज को लिखवाते जाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है पेन पेपर लेकर बैठिए, हो सके तो नोट्स लिखते जाइए। कोई भी चीज ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। ग्रामर का सिलेबस जो हम कराएंगे पहले सुन लीजिएगा। कई बच्चे कहेंगे कि सर नरेशन क्यों स्टार्ट करा दिया, तो ये लॉजिक सुन लीजिएगा कि हम जो तैयारी करवा रहे हैं इस तैयारी के अंदर आपका जनरल पेपर, रीजनल पेपर और रीजनल लैंग्वेज के साथ में पेपर 2 में आने वाली ग्रामर यानी संपूर्ण ग्रामर के टॉपिक कवर करने वाले हैं। संपूर्ण, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सारा कवर होने वाला है। बिना समय खराब करते हुए पहला टॉपिक नरेशन, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी। तो एक बार फिर से जितने दोस्त जुड़ चुके हैं सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की पहली क्लास आपके साथ में। पहला टॉपिक नरेशन। सबसे पहला टॉपिक नरेशन। नरेशन वर्ड की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो नैर वर्ड से होती है। नैर वर्ड का अर्थ होता है, जैसे आपने सुना होगा नैरेटर हो गया, नरेशन हो गया, नैरेटेड हो गया, तो बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। नैरेट भी बनता है। तो ऐसे वर्ड जब बनते हैं तो इनका अर्थ होता है आपस में हुई किसी वार्तालाप को किसी को बताना या बातें करना। बताना या बातें करना नरेशन कहलाता है। आई रिपीट, जब दो लोगों की बातचीत होगी, वार्तालाप होगा, तो उस वार्तालाप को किसी को बताना या उन दोनों के बीच की वार्तालाप नरेशन कहलाती है। नरेशन शब्द को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। मैं पूरा ख्याल रखूंगा पुनीता, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन लिखते चलना है। और आज की पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, ये गारंटी है। मैं खुद पर्सनली ऐड ऑन करूंगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जान लीजिए, नरेशन को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। नरेशन को बांटा जाता है, एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच हर उस स्पीच को बोला जाता है जिसमें स्पीकर, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति से डायरेक्ट बात करता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं जब 2 लोगों की वार्तालाप हो, एक व्यक्ति बोल रहा हो, दूसरा सुन रहा हो, उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। ये बात याद रखना। और जब इन दोनों के बीच में हुई वार्तालाप जब किसी दूसरे को बताई जाती है या किसी तीसरे को बताई जाती है तो उसको बोल दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। उसको बोल दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये दोनों स्पीच जो होती हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों ही नरेशन का पार्ट होती हैं। ये बात याद रखनी है। अब ये जो स्पीचेस में परिवर्तन करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, उसके लिए सबसे बेसिक वर्ड याद रखना है। सबसे बेसिक वर्ड क्या याद रखना है? सबसे बेसिक वर्ड याद रखना है कि दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप होगी वो इन 5 वाक्यों पर आधारित होगी। इन 5 वाक्यों पर आधारित होगी। यानी कि जो भी आप बात बोलेंगे, यानी कि साधारण आप जानकारी देंगे, साधारण जानकारी देंगे तो ये जाएगा असर्टिव वाक्य के अंदर। आई रिपीट, धीरे धीरे बता रहा हूं तो ऐसे में ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे में ध्यान देना है। महेश जी कर सकते हैं अटेंड, कोई इशू नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी दोस्त। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस कहते हैं कि वे वाक्य जो साधारण जानकारी से संबंधित बात करेंगे उन्हें असर्टिव सेंटेंस में जोड़ा जाएगा। दूसरा, जब किसी से किसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो वे इंटेरोगेटिव होते हैं। अब 2 लोगों की बात होगी तो वो जानकारी भी दे सकते हैं, एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकते हैं, एक दूसरे के बारे में
ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट की बात भी कर सकते हैं। एक दूसरे की बातों पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखा सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपको पता होंगी, जैसे हमने बोला या आपको पता है, प्रैक्टिस के दौरान भी बताया था, अलास ऐसी फीलिंग है, हुर्रे ऐसी फीलिंग है। तो ये सब फीलिंग्स जो है ये विस्मयादि बोधक है, इंटरजेक्शन का पार्ट है, यहां पर ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट यानी अंतिम पार्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम बात करते हैं दुआओं की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बात करते हैं हम बेसिकली कर्स की। ऑप्टेटिव में हम बात करते हैं प्रार्थना की। ये 3 पार्ट हमारे पास आते हैं, यानी कि ये 5 पार्ट्स में से आप बातें करेंगे तो यही 5 ही पार्ट बनते हैं और कोई पार्ट नहीं बनता है। ये बात याद रखनी है सभी ने। ये बात याद रखनी है सभी ने। इन 5 वाक्यों में सेंटेंस चलेगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अमीशा जी, मैंने इस बात की जानकारी जो है ऑलरेडी क्लास की स्टार्टिंग में दे दी है। व्हाई आई एम टीचिंग द टॉपिक। अमीशा, मैं बता चुका हूं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। अगर आप स्टार्टिंग से कनेक्ट होते हैं तो आपको इस बात का पता चल जाएगा। फिलहाल टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं तो रीजन है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तब सवाल आता है सबसे पहले पहला हिस्सा यहां पे कवर हो जाता है। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। पहला स्टेप बताया डायरेक्ट स्पीच का। अब ये जानकारी यहां पे लिखित रूप से आपके पास में है। डायरेक्ट स्पीच उन ओरिजिनल शब्दों को कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच उन ओरिजिनल शब्दों को बोला जाता है जिसमें एक व्यक्ति नरेट करता है, बोलता है दूसरे व्यक्ति से। और जब ये स्पीच एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति को दी जाती है तो इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करके लिखी जाती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। जैसे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, अलग अलग देश के मंत्री किसी भी प्रकार की स्पीच देते हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है और शुरुआत में लिख दिया जाता है द लीडर सैड, द प्राइम मिनिस्टर सैड, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में स्पीच। वो स्पीचेस डायरेक्ट स्पीच कहलाती हैं। वो स्पीच डायरेक्ट स्पीच कहलाती हैं। ये बात याद रखिएगा। इसका सबसे पहला उदाहरण समझना है और जो जो चीज बता रहा हूं लिखते चलिए। अनावश्यक सवाल सोचोगे तो पजल रहोगे। जितना करा रहा हूं उसको सोच लीजिए। आज और कल में नरेशन फिनिश करके हम फिर अगले वॉइस और बाकी के टॉपिक की रिवीजन कराएंगे। तो पहले सुनते चलिए ध्यान से, ठीक है? ध्यान से सुनते जाइएगा, ये काम आएगा। किसी भी पेपर में आप पढ़ेंगे तो काम आएगा। जनरल पेपर में आपका सेक्शन नहीं है लेकिन पेपर 2 में आ सकता है। पेपर 2 के बाद में जिन बच्चों ने रीजनल लैंग्वेज लिया उसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच की यदि बात करते हैं तो बच्चा ये वाला हिस्सा जो है जिसमें स्पीकर की जानकारी मिलती है, जैसे हमने कहा रवि सैड टू मी, तो रवि क्या है यहां पे? स्पीकर है और मी यहां पे लिसनर है। दो लोगों की बात अगर हो रही है तो इस हिस्से को जिसमें हमें यह पता चलता है कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है, सिर्फ इस हिस्से को बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब। याद रखना, ये कई किताबों में जब आप इसको रिवीजन में देखेंगे तो R.V लिखा जाता है। ये क्वेश्चन जब एरर में आता है ना इनडायरेक्ट स्पीच में, तब भी हमारे लिए एक समस्या आती है एरर की फॉर्म में। ये बात ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन एरर के होते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे आते हैं। यहीं पर आपको डिफरेंस पता चलता है कि क्यों सैड की जगह टोल्ड लिखना है, क्यों इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आना है। तो ये सारी चीजों की बातचीत इसी में पता चलती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला हिस्सा जिसमें हमें पता चला कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है, इस हिस्से को बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब। और जब आप आगे का हिस्सा देखते हैं तो इस हिस्से को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच।
RS नाम दिया जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये एग्जैक्ट ओरिजिनल वर्ड होते हैं, स्पीकर के द्वारा बोले जाते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं हम, तो कुछ बहुत छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन नंबर 1, जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन आप क्या करते हैं? सबसे पहला परिवर्तन करते हैं, जब भी यहां पे सैड या सैड टू लिखा आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदलना होता है। यह है परिवर्तन नंबर 1। किस नियम पर बदलेगा ये हम बताएंगे, किस नियम पर बदलेगा ये हम बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे सुनते जाइए। तो पहला है सैड या सैड टू को बदला जाता है। पॉइंट नंबर 2 है, जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से बदलते हैं तो यहां पर ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज है इसको हटाना पड़ता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज को हटाना पड़ता है, और हटाने के बाद में कई जगहों पर दैट का प्रयोग देखने को मिल सकता है इनडायरेक्ट में, कहीं पर टू का प्रयोग मिल सकता है, कहीं पर इफ आ सकता है, कहीं वेदर आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा हम आपको बताते चलेंगे धीरे धीरे। पहला परिवर्तन सैड टू को चेंज करने का होता है। परिवर्तन नंबर 2 है इन्वर्टेड कॉमास को हटाने का। परिवर्तन नंबर 3 प्रोनाउन, यानी कि यहां पर जो ये स्पीकर के बाद वाला वर्ड है, ये जो भी यहां पर आई, वी, यू, दे, ही, शी आएंगे, इन सभी का परिवर्तन होगा, इन सभी का चेंजेस होगा। ये बात याद रखिए, परिवर्तन होगा। ये क्या है ये आगे हम बताने वाले हैं। विल शेल को जब हम बदलते हैं तो क्यों बदलते हैं, एक छोटा सा लॉजिक। अब जैसे मैंने आपसे कोई बात करी, अब यही बात जब थोड़े समय बाद आप किसी को बताएंगे तो ऑलरेडी हमारी बात जो होगी समाप्त हो चुकी होगी, और उस समाप्त हुई बात को आप नोटिस करेंगे कुछ समय बीत चुका होगा, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्वर्सेशन पास्ट टेंस में बदल जाएगी। ये बात याद रखना, जब वो कॉन्वर्सेशन पास्ट टेंस में बदल जाएगी तो पूरा का पूरा टॉपिक भी बदलता है। ये बात याद रखिएगा। आई, वी, यू, दे सर्वनाम में परिवर्तन होगा, ये बात याद रखिएगा। टोटल 5 पॉइंट्स पर नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदल जाता है। अब इन 5 पॉइंट्स की यदि बात की जाती है तो एक बार इन नियमों को जल्दी से देखते चलिएगा और बिना कुछ सोचे समझे केवल सुनिए, आपको सुनने में ज्यादा अच्छे से रिवीजन होगा। एक बात याद रखिएगा, रिवीजन करते समय टीचर को सुनो ज्यादा, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, सुनिए ज्यादा, क्या पता एक आध पॉइंट ना आता हो तो वो अच्छे से तैयार हो जाए। ये बात याद कीजिए, ध्यान रखिए। अब ये सबसे इजी कंसेप्ट है। सबसे पहला परिवर्तन बच्चा, सबसे पहला परिवर्तन, आप किसी भी सेंटेंस को नरेशन में परिवर्तित करोगे तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है। सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि वो असर्टिव में है, इंटरोगेटिव में है या किस पार्ट में है। सबसे पहला परिवर्तन, क्योंकि फर्दर चेंजेस तभी आएंगे, फर्दर चेंजेस तभी आएंगे, याद रखना। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है, इसको सीधा आपने हर बार अंडरलाइन करके लिखना ही लिखना है। रिपोर्टेड वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच, ये दूसरा परिवर्तन है या दूसरा पॉइंट है पहचान का। अब सैड टू को कब आपने सैड छोड़ना है, कब सैड हटाकर टोल्ड लगाना है, कब क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रवि टोल्ड मी, पहला पॉइंट, सैड को चेंज कर दिया। सैड का सैड टू क्यों आया आगे बताया गया है। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के बाद में दैट का प्रयोग हुआ है। आई को बदला गया है स्पीकर के अंदर, यानी ही। विल का वुड हो जाता है पास्ट टेंस, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, शेल का शुड किया जाएगा। आई का ही वुड गिव, यू किस में बदलेगा, यू बदलेगा लिसनर में, तो मी अ पेन। कुछ इस प्रकार के ये लिमिटेड परिवर्तन होंगे। तो एक एक परिवर्तन
कहां हो रहा है उसका पहला स्टेप लिखना शुरू कर दीजिए। पहला स्टेप आप सभी के सामने है। स्टेप नंबर 1 है परिवर्तन करना है प्रोनाउन में, चेंज इन प्रोनाउन। ये लाइन याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। आपको पूरी डिटेल मिलेगी, धीरे धीरे करके लिखते चलिएगा। सबसे पहला परिवर्तन होगा SON, सन या बेटा जिसे आप कह सकते हैं। पहला परिवर्तन होगा सन का, SON का। S मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद O मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, N का मतलब हो गया नो चेंज, N का मतलब नो चेंज। लिखते जाइएगा। S को बच्चा दूसरी भाषा में, नरेशन की भाषा में बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर वक्ता को कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हूं, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, तो मैं स्पीकर यानी सब्जेक्ट, और आप लिसनर हो तो ऑब्जेक्ट। और ये थर्ड पार्टी होता है नोबडी, थर्ड O मतलब नोबडी। अब आप कहेंगे जब नोबडी है, नो चेंज है, तो लिख क्यों रहे हैं? बताता हूं अभी। अब आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट पर्सन होगा स्पीकर का I और V। ये लाइन याद रखना, I और V होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन होगा यू, और थर्ड पर्सन होगा बचा हुआ सारा हिस्सा यानी ही, शी, इट, कोई भी नाम या फिर दे। ये सवाल बहुत सही साधारण है। ही, शी, इट, कोई भी नाम और दे। ये है पहला नियम। जितना भी ये पहला नियम है, ये पांचों प्रकार के सेंटेंसेस में यूज होगा, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो ऑप्टेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, ये नियम सब में अप्लाई किया जाएगा। ये आगे तक चलेगा, तो इस रूल को याद रखना है, सभी में ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? पहला सवाल आपके सामने इसी नियम पर है। ये वाला हिस्सा हो गया बच्चा रिपोर्टेड वर्ब, ये याद करना है, क्यों करवा रहा हूं वो भी बताऊंगा। ये वाला हो गया रिपोर्टेड स्पीच, पहला हिस्सा। ही सैड टू मी में ही हो गया स्पीकर, मी हो गया लिसनर, यानी स्पीकर लिसनर। ही सैड टू मी आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। एक बहुत सिंपल सा रूल है, आई लिव इन दिल्ली। तो पहला चेंज क्या किया हमने? सैड टू को बदला टोल्ड में, सैड टू को बदला टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आया, लेकिन मैंने इन दोनों के नियम तो अभी बताए नहीं है, तो कोई बात नहीं, नियम बताया है मैंने प्रोनाउन का। अब देखिए यहां पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्या समझना है देखिएगा। यहां पर जब भी इन्वर्टेड कोमा के बाद कोई भी सर्वनाम आए, ये सर्वनाम है बच्चा, आई, वी, यू, ही, शी, इट या कोई नाम दे, ये सब सर्वनाम है। अगर आई यहां आता है तो आई को देखना है, देखने के बाद यहां पे देखना है आई कहां पर है। यहां पर नोटिस कीजिए आई कहां पर है। सर्वनाम में जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यहां पे आई आया, यहां पे देखिए कहां पर है, ये है स्पीकर में। स्पीकर कौन है यहां पे? ही। तो जब यहां पे ही है तो आई को बदल देंगे स्पीकर के अंदर, आई को बदल देंगे स्पीकर के अंदर, और जब आई ही है तो यहां पर बच्चा हो जाएगा ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में बदलेगी, ही लिव्ड इन दिल्ली। सिर्फ पहला परिवर्तन प्रोनाउन में कैसे चेंज आएगा, उसके लिए इस नियम को जानना बेहद जरूरी है। इस नियम को जानना बेहद जरूरी है, ये बात ध्यान रखना है। क्यों? जो भी, अब सपोज करो आई की जगह यहां यू आ जाता, तो यू को बदलते किसमें? लिसनर में। अब सपोज करो ही सेड टू मी यू लिव इन दिल्ली, ही ने मुझसे कहा तुम दिल्ली रहते हो, तो यू अगर यहां पे होता तो हम यू को बदलते लिसनर में। इसका भी सवाल दिया है, ध्यान दीजिएगा आगे। ये रहा इसका सवाल। अगला कहां पर है? ये वाला सवाल। पहले ये वाला सवाल देखते हैं, नंबर सबसे नीचे वाला सवाल है, ये नीचे वाला सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा। ही या शी सेड टू हिम, शी ने हिम से बोला यू आर इंटेलिजेंट। शी यानी लड़की ने किसी लड़के से बोला तुम बहुत बुद्धिमान हो। अब इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, शी
पहली गलती पेपर में क्या दी जाएगी, अगर नॉर्मल स्टेटमेंट आती है एरर की तो सैड टू कभी भी इनडायरेक्ट में प्रयोग नहीं होता है, उसके लिए टोल्ड का प्रयोग होता है। आई रिपीट, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी सैड का प्रयोग नहीं होता है, अगर होगा तो टोल्ड का प्रयोग होगा, ये बात याद रखिएगा। शी टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। अब यहां पे पढ़िए क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के बाद प्रोनाउन है यू। यू किस में बदलना चाहिए, स्पीकर में या लिसनर में? कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पीछे जाना है, इस नियम पे देखना है कि यू कहां लिखा है। यू लिखा है लिसनर में यानी ऑब्जेक्ट में। आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद लिसनर क्या है, हिम, तो हिम में बदलेगा। अब बड़ी बात क्या है, हिम का यहां सब्जेक्टिव केस आना है ही वॉज इंटेलिजेंट हो जाएगा, ही वॉज इंटेलिजेंट हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। आगे इसी सवाल में एक और सवाल आता है ऊपर, क्या कहता है, आई सैड आई राइट अ लेटर। आई सैड, सैड का सैड रह गया, क्यों रह गया, अगला नियम है। अब सेंटेंस कहता है आई सैड आई राइट अ लेटर। आई क्या है, सब्जेक्ट में बदलने वाला वर्ड है, स्पीकर में बदलेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई है, यानी आई का आई रह जाएगा, रोट अ लेटर। एक सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा। अगला वर्ड आता है यहां पर, लास्ट एक एग्जांपल आता है, क्या है भाई, देखिएगा, वी सैड वी कंप्लीट आवर वर्क। वी सैड यानी हम कहते हैं या हमने कहा, हम खत्म करते हैं अपना काम, हम खत्म करते हैं अपना काम। जब कहते हैं हम खत्म करते हैं तो वी सैड का सैड इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट, वी बदलेगा आई और वी स्पीकर में, स्पीकर वी ही है तो सेम वर्ड आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में बदलकर पूरा वाक्य आ जाएगा सेम। ये है रूल नंबर 1। रिवीजन का पार्ट है, रिवीजन के अंदर जो जो बेसिक कंपोनेंट बताए जा रहे हैं, ऐसे कंपोनेंट को तेजी से रिवाइज कीजिए। 20 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं जिसमें पूरी ग्रामर रिवाइज करानी है, और 20 दिन के टारगेट के अंदर ना बच्चा थोड़ा सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, थोड़ी स्पीड आपको पकड़नी है, थोड़ी हम पकड़ेंगे, तभी जाकर आपका पेपर लायक एकदम रिवीजन भी हो जाएगा। प्रश्न हम ऑलरेडी करा चुके हैं तो बेस्ट पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करना है, तेजी से बढ़ना है। बढ़ते हैं नियम नंबर 2 पर। ये है नियम नंबर 2 पर, ये बताऊंगा पुनीता, 2 मिनट दो, बताऊंगा। नियम नंबर 2 पर बढ़ते हैं। अभी 2 मिनट पहले मैंने बात बोली, जैसे मैंने आपसे कोई कॉन्वर्सेशन की, अभी कुछ बोला, वो थोड़ी देर बाद आप किसी को बताएंगे तो वो पास्ट टेंस में बदल जाएगा। इसी नियम पर आधारित ये वाला नियम है, याद रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है सवाल के अंदर, आप बदल देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू डज अगर आता है तो डिड में बदल देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बदलेंगे सेकंड फॉर्म में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इजमार के साथ आईएनजी यदि आता है तो वॉज वर के साथ आईएनजी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में हैज हैव हैड आता है, हैज या हैव, तो पास्ट में बदल जाएगा बच्चा जी हैड। अगर क्वेश्चन में हैज हैव के साथ आईएनजी आ रहा है, यहां पे बीन आएगा बच्चा, हैज बीन हैव बीन, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है, हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी आएगा तो पास्ट में हैड बीन के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। पहला परिवर्तन क्या है, डूडस का डिड, इजमार का वॉज वर, हैज हैव का हैड, पहला प्रेजेंट समाप्त। अब आ जाता है सेंटेंस में नंबर 2 की बात करते हैं। सेंटेंस में पास्ट टेंस यहां से शुरू होता है। यदि दिए गए वाक्य में पास्ट में ही बात बोली गई है, अगर मैं आपसे कहता हूं अरे हम वहां कल गए थे, तो हमारी आपस की कॉन्वर्सेशन ही अतीत में हुई, तो अतीत में अगर कॉन्वर्सेशन होती है, डायरेक्ट स्पीच यदि पास्ट टेंस में आती है तो इसको बदलना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसको बदलना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये बात याद रखिएगा। वाज वर में भी अगर क्वेश्चन आता है तो हैड बीन हो जाएगा, अगर हेड में ही सवाल डायरेक्ट आता है तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। यदि परफेक्ट टेंस में डायरेक्ट स्पीच है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं तो बच्चा विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का
माइट हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सर वॉज का वॉज किस कंडीशन में होता है प्लीज क्लियर कीजिए। मनीषा जी 2 मिनट दे दीजिए, मैं करूंगा अभी। ये पहले बेसिक कंपोनेंट, कॉम्प्लीमेंट्स अगर किसी को देंगे तो वॉज का वॉज ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। कॉम्प्लीमेंट यानी वॉज वर्ब के साथ में विशेषण अगर है यानी कि एडजेक्टिव है तो नो चेंज। अगर एक्शन है याद रखिए वर्ब है तो हैड बीन, और अगर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट है यानी एडजेक्टिव है तो नो चेंज, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ जो पीछे का नियम पढ़ाया है इन्हीं 2 नियमों पर फोकस कीजिए, इन 2 नियमों पर फोकस कीजिए, धीरे धीरे आंसर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन उसको समझ में बेहतर आएंगे जिसको पहले ज्ञान है, पहले नैरेशन थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। जिसने नहीं पढ़ रखा है उसको समय लगता है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा। सवाल आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना है। द पुलिसमैन सेड टू द इंस्पेक्टर, I arrested a man who broke the, I arrested वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, I arrested a man who broke the window of a car, जिसने गाड़ी का कांच तोड़ा, गाड़ी का कांच तोड़ा। अब एक छोटा सा हिस्सा समझना है। क्या समझना है? ध्यान से पढ़ते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहला है, पुलिसमैन ने इंस्पेक्टर से बोला कि मैंने उस आदमी को पकड़ लिया, उस आदमी को पकड़ लिया जिसने गाड़ी का कांच तोड़ा था, जिसने गाड़ी का कांच तोड़ा था। अब इसका उत्तर 2 बातों में समझ में आ सकता है, 2 बातों में समझ में आ सकता है। पहला नियम याद रख लो, SON वाला, पहला नियम याद कर लो, SON वाला। SON मतलब इन्वर्टेड कोमा के बाद में जो सर्वनाम है यानी IVU दे वाला सर्वनाम है उसको पकड़ लो, आपका उत्तर मिलने के चांसेस हैं। पहला आई बदलेगा, किस में बदलेगा? स्पीकर में। स्पीकर कौन है बच्चा जी? पुलिसमैन है। स्पीकर पुलिसमैन है, मैन है आदमी है, तो उसके लिए ही का प्रयोग होगा, आई का प्रयोग नहीं होगा। पहला उत्तर यहीं गलत हो गया, पहला उत्तर एलिमिनेट हो गया। इस प्रकार से चलो ताकि तेजी से आंसर बनता जाए। अब आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा हिस्सा है, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को बदला जाता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म कभी भी सेम नहीं रहती है, सेकंड फॉर्म कभी भी सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया भाई। दूसरा ऑप्शन यानी 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बचते हैं एक ऑप्शन, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलेगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब आपके पास में यहां पे तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ब्रोक का तो इन्होंने ब्रोक ही कर दिया, ये गड़बड़ हो गई। लेकिन यहां पर जब आप नोटिस करेंगे तो दोनों नियम अप्लाई किए गए हैं, दोनों नियम अप्लाई किए गए हैं। जब दोनों नियम अप्लाई हो गए तो उत्तर ढूंढना आसान हो जाएगा और इस प्रकार से आप सही उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं बिना समय व्यर्थ किए, बिना समय व्यर्थ किए। याद रखिएगा, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इन्हें यूज करना आसान है। आगे एक और सेंटेंस है, इसको फिर से देखिएगा। बिल्कुल 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 मनीषा, बिल्कुल सही है। अब अगला सवाल देखते हैं हमारे पास में क्या सवाल है भाई। अगला सवाल देखते हैं। हिज फादर सेड टू हिम, हिज के फादर ने बोला, यानी उस लड़के के पिता ने बोला, आई कैन नॉट अलाउ। पहली बात, जैसे ही कैन नॉट दिखे दिमाग में एक घंटी बजेगी कि कैन का पास्ट ढूंढना पड़ेगा, और 2 आंसर हमारे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, यूं गलत हो जाएंगे। यानी 10 सेकंड से पहले सवाल गलत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फायदा ही है ना हमारा, नुकसान क्या है? तो फिर देखते हैं। हिज फादर सेड टू हिम, आई कैन नॉट अलाउ यू टू वेस्ट माई हार्ड अर्न मनी। पिता कहता है अपने बेटे से, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा, मेरी मेहनत से कमाए गए पैसे को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा, इजाजत नहीं दूंगा। भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा,
ये बात याद रखिएगा। इस सवाल को समझना है। फिर से दो नियम, एक तो वर्ब वाला नियम और एक मेरे भाई SON का नियम याद कर लो। इन दो नियमों को पढ़ लो, नरेशन बिल्कुल बोझ की तरह गिरा दोगे, हंसी मजाक में हो जाएगा सवाल। देखते हैं। सबसे पहला तो हमने देखते ही दो ऑप्शन उड़ा दिए कि भाई कैन नॉट का कुड नॉट होना चाहिए, हटा दो, बिल्कुल गलत है। ये दो ऑप्शन तो पढ़ने ही नहीं है। अब सवाल बचता है, क्या है भाई, प्रोनाउन बदलना है। प्रोनाउन है आई बदलेगा स्पीकर में, स्पीकर है फादर, फादर है आदमी, आदमी के लिए वही उत्तर सही होगा जिसमें ही का प्रयोग होगा। फादर वो लड़का खुद नहीं है, तो सर्वनाम के आधार पर भी ये गलत हो गया। बचे दो ऑप्शन। अब कहता है तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता। यू क्या है भाई, लिसनर यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलेगा लिसनर में, लिसनर में है हिम, तो हिम का क्या बदलेंगे, हिम का हिम ही रहेगा, हिम तो ऑलरेडी थर्ड पर्सन है। कहता है मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता या उससे अलाउ नहीं कर सकता, तो हिम क्या है, ये थर्ड पर्सन यानी लिसनर ऑलरेडी हिम है, तो हिम का ऑब्जेक्ट हिम ही रहेगा और ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं बताया जहां पे यू को ही में बदले, यू को ही में बदले या यू को यू में बदले, ऐसा कोई नियम नहीं बताया। यू को यू में नहीं बदलना है, यू को बदलना है सब्जेक्टिव केस में और उत्तर आपके सामने सेकंडों में आ जाएगा। तो ये था हमारे सेकंड नियम का प्रभाव। अब यहां पर आ जाता है हमारे कई सारे, सर जी ये कलर आपके ऊपर काफी अच्छा, मेरे भाई पढ़ाने दे यार, ये कैसे डरावनी बातें कर रहे हो। सवाल है हमारे पास में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है भाई, यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाया जा रहा है इसको लिख लीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्लीज फोकस कीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखना है, सैड को कब आपने टोल्ड में बदलना है और सैड का कब सैड ही रहेगा, सैड का कब सैड रहेगा, सैड का कब टोल्ड होना है, यह बात ध्यान रखना है। सबसे पहला है जब वाक्य में सैड के बाद टू हो और टू के बाद में ऑब्जेक्ट हो, सैड के बाद में टू हो और टू के बाद में क्या हो बच्चा, ऑब्जेक्ट हो। तो यानी कि जब वाक्य में लिसनर है, सुनने वाला व्यक्ति है, तो सैड का हो जाएगा टोल्ड। याद रखना, जब वाक्य में सुनने वाला व्यक्ति होगा तो सैड का हो जाएगा टोल्ड, ये लाइन याद रखना है। और अगर वाक्य में सुनने वाला व्यक्ति नहीं है यानी सैड ही लिखा है, टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको कहते हैं विदाउट लिसनर, इसे कहते हैं विदाउट लिसनर, लिसनर नहीं है तो बच्चा सैड का सैड ही रहेगा। एक परिवर्तन ये याद रखना। दूसरा परिवर्तन क्या है बच्चा, इसी में ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाले हैं। पॉइंट क्या है, अगर कहीं लिखा जाता है से, अगर कहीं सवाल में डायरेक्ट स्पीच में से लिखा आ जाता है तो इस से को चेंज करेंगे कब, जब लिसनर होगा, यानी से के बाद में लिसनर होगा, लिसनर होगा तो से का करेंगे बच्चा जी क्या, टेल, से का करेंगे टेल। जब लिसनर होगा सेंटेंस में तो से का हो जाएगा टेल, और से का अगर लिसनर नहीं होगा, विदाउट लिसनर, तो से का से ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है, याद कर लीजिए। ये वाला हिस्सा मिटाना पड़ेगा मुझे, ये वाला हिस्सा मिटाना पड़ेगा, बाय मिस्टेक दूसरी शीट नहीं ली है मैंने, दूसरी शीट नहीं ली है, यह हिस्सा मिटाना पड़ेगा, तो कृपया करके आप ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज जल्दी से लिख लीजिएगा, मेक इट फास्ट। ध्यान से पढ़ते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आप सभी को कि जो ये नियम मैं आपको बता रहा हूं, सैड का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये केवल तभी काम आएगा जब आप असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे। आई रिपीट, असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, ये नियम तभी लागू होगा
अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। पहला नियम हमने बताया क्या, सैड का टोल्ड कब होगा, ये हमने बताया। सैड का सैड कब रहेगा, ये हमने बताया। और ये नियम लागू कब होगा, ये बेसिकली आपको कब ध्यान देना है, जब असर्टिव का वाक्य होगा। जब असर्टिव का वाक्य होगा ये नियम केवल उसी परिस्थिति में लागू होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब इधर सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें समझनी है, क्या है, कई बच्चों ने पीछे देखा कि सैड का सैड छोड़ा या सैड का टोल्ड किया, वो अब आपको हमने बता दिया। आगे ध्यान देते हैं, आगे ध्यान देते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर एक सवाल आया, बच्चे जी ध्यान से पढ़िएगा। ये सवाल आया पेपर में, कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, इनडायरेक्ट का सवाल है, डायरेक्ट में बदलना है और बच्चे के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से फोकस कीजिएगा। कई बार आपके सामने रिपोर्टेड वर्ब इस हिस्से को कहते हैं बच्चा, ये वाला रिपोर्टेड वर्ब जिसमें स्पीकर का पता चले। रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है यानी कि रिपोर्टेड वर्ब में सेज लिखा हुआ है या से लिखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बदलते समय टेंसेस का परिवर्तन नहीं होगा। इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट टेंस का या टेंसेस का परिवर्तन नहीं होगा, टेंसेस का परिवर्तन नहीं होगा। ये बात बहुत जरूरी है। ये कई ऐसे आपके केवीएस के या एनवीएस के या बेसिकली ऐसे पेपर देखे जिनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के दिए गए हैं, बहुत सारे इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें अक्सर क्या बोला जाता है कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में अगर है तो आगे स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा, स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है, भूलना नहीं है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपके सामने सवाल है, नेत्रा सेज दैट द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। नेत्रा अक्सर कहती है कि ये फूल जो है बहुत सुंदर है। नेत्रा कहती है कि ये फूल जो है बहुत सुंदर है। ठीक है भाई, नेत्रा कहती है तो बात मान लेते हैं। अब इसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है, तो इनडायरेक्ट में जब ऑलरेडी सेज है तो पास्ट टेंस को प्रेजेंट में कभी नहीं बदलते हैं, पास्ट टेंस को कभी प्रेजेंट में नहीं बदलते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, फ्लावर्स बहुवचन है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाता है कि जब बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आता है, एस या ईएस नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में यहां पे फ्लावर्स के साथ हैव का प्रयोग भी नहीं होगा और जब सवाल आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो इज एम आर का प्रयोग भी नहीं होगा और सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। दोबारा बताता हूं इस नियम को, बहुत ध्यान से सुनिए आसानी से। नियम कहता है कि जब हमारे पास में रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में दिया गया होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस में परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज लिखी जाएंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ये बात याद रखिएगा और इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अब आता है हमारे पास में नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है, जल्दी से देखते हैं। अब आ जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ का रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को फोकस कर लीजिए। ये लास्ट नियम है, असर्टिव समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट नियम है, ये असर्टिव समाप्त हो जाएगा। क्या नियम है सुनते हैं जरा। अगर दिए गए रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो तो टेंसेस में परिवर्तन नहीं होगा। दोबारा दोहराता हूं इस लाइन को, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है तो
कोई भी परिवर्तन नहीं होगा किसी परिस्थिति के अंदर, कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिए, यूनिवर्सल ट्रुथ रिपोर्टेड स्पीच में अगर है तो नो चेंज इन टेंस, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन टेंसेस, कोई टेंसेस का परिवर्तन नहीं होगा। अगर कभी ऐसा सवाल आ जाता है तो आपने क्या करना है, आपने साधारण लिखना है द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट। अब एक सवाल है मेरे साथ में, बताइए जरा जल्दी से, सैड लगाऊं या टोल्ड लगाऊं? यहां पे सैड को हटाकर जल्दी से जवाब देना है, जल्दी से जवाब देना है सभी को, वेदर आई शुड यूज सैड और टोल्ड। यू हैव ओनली 10 seconds. भावना जी saying that obviously, okay, भावना जी your answer is absolutely correct. रिवॉल्व होना है ना सर? रिवॉल्व नहीं भाई, मूव घूमती है, मूव सिंपल। रिवॉल्व या इनकी हम बाद में बात करेंगे, अभी से छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखनी है, याद क्या रखनी है कि अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, जब यहां पर स्पीकर के बाद लिसनर नहीं है, यानी सैड के बाद टू नहीं है, तो सैड का सैड रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। आई रिपीट, टोल्ड नहीं होगा। दैट के बाद एज इट इज उतार देंगे, सेम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, यानी द सन मूव्स राउंड द सन। अब ये राउंड अराउंड के चक्कर में फंसना नहीं है, ये बात याद रखना, राउंड अराउंड के चक्कर में नहीं फंसना, वो हम प्रीपोजिशन कराएंगे तब देखेंगे। तो यहां पर खत्म होता है पूरा असर्टिव का वाक्य, पूरा असर्टिव का वाक्य समाप्त होता है। चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इससे संबंधित ढेरों क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज की पीडीएफ के अंदर बाय द इवनिंग मैं आपको, यानी कि क्लास खत्म होने के 15 मिनट के अंदर अंदर टीचर्स अड्डा बाई टारगेट अभी के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसके 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आराम से देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा, खूब आराम से पढ़ लीजिएगा। 100 क्वेश्चन मैं आज आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, नियम नंबर 2 यानी असर्टिव समाप्त है, इंटरोगेटिव पर बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव पर बढ़ने से पहले अब आता है एक कॉमन बहुत छोटा सा नियम, बहुत कॉमन छोटा सा नियम। असर्टिव वे वाक्य जो जानकारी प्रदान करने वाले वाक्य होते हैं। अब आता है टुमारो, अगर कहीं लिखा आ जाए तो बच्चा जी उसको नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में बदल देंगे। अगर टुमारो की जगह यस्टरडे आ जाता है तो दोस्तों द डे बिफोर या प्रीवियस डे लिख देते हैं। अगर नेक्स्ट वीक लिखा आ जाए तो फॉलोइंग वीक, मंथ या ईयर बदल देंगे। मैंने इसलिए पूरा लिखा कि अगर इधर वीक हटाकर ईयर आता तो हम यही लिखेंगे, मंथ आएगा तो भी हम यही परिवर्तन करेंगे। लास्ट वीक अगर लिखा आ जाता है तो लास्ट वीक को बदलेंगे प्रीवियस वीक में, प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस ईयर में। नाउ को बदलेंगे देन में, एगो को बदलेंगे बिफोर में, हेयर का देयर, दिस का दैट, दिस का दैट। ये बेसिक परिवर्तन आपने करने हैं, बेसिक परिवर्तन करने हैं। इस पर एक बहुत बेहतरीन सवाल दिया, 10 सेकंड है, 3 नियम लगाने हैं, जल्दी से लगाओ इस सवाल के अंदर, 10 सेकंड जल्दी से नियम लगाओ भाई। कौन सा उत्तर सही होगा? ऐसे क्वेश्चन देखते ही उड़ जाते हैं या उड़ा दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम सेकंडों के हिसाब से उड़ा देते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मदर सैड, लिसनर नहीं है, जिसमें टोल्ड दिखे तुरंत काट दो, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट आएगा, बिल्कुल सही है। विल का वुड हो जाएगा, तो जहां पे विल का वुड नहीं है उसको हटा दो भाई, जहां पर विल का वुड नहीं है उसको हटा दो, बचा हुआ सवाल अपने आप उत्तर आ जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो टुनाइट वाले ऑप्शन कट जाएंगे और दैट नाइट का उत्तर सही हो जाएगा, दैट नाइट का उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए उत्तर आपका सही है, ए तर्क बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास एक और है, जल्दी से देखिएगा। द वॉचमैन सैड, ये बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक और है। इंटरोगेटिव स्टार्ट करेंगे आज ही की क्लास में, और 2 परिवर्तन ही है इंटरोगेटिव के, केवल 2, और हमारा इंटरोगेटिव भी समाप्त होगा। टेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, जल्दी से कीजिए सही उत्तर। द वॉचमैन सैड आई डिड नॉट सी एनीवन लास्ट नाइट। आंसर टैली करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास में,
आई डिड नॉट सी एनीवन लास्ट नाइट। अगर पेपर में स्पीड बनाना है, पेपर में स्पीड बनाना है, समय नहीं गंवाना है, तो आपने क्या करना है, पहले ऐसा शब्द देखो लास्ट नाइट का जिसमें लास्ट नाइट दे रखा हो, उसको काट देना भाई, उसको पढ़ना ही नहीं है। दो ऑप्शन हमारे यहीं कट जाएंगे, दो ऑप्शन यहीं कट जाएंगे। अब बचता है डिड नॉट को किस में बदलना है, तो मैंने बताया था डू डज का डिड हो जाएगा, और पेपर में अगर डिड आ जाता है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखते के साथ ही पूरा पढ़ना ही नहीं है, सवाल पूरा पढ़ना ही नहीं है, और उत्तर आपके सामने आ जाएगा। दूसरी गलती क्या है बच्चा, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सॉ जो है सेकंड फॉर्म है। सी होता तो एक बार को आप सोचते, अन्यथा ये गलत है। अगला उत्तर हमारे पास में क्या है, इंटैरोगेटिव को पढ़ते हैं। 5 मिनट में इंटैरोगेटिव समाप्त होने वाला है। ये तीनों नियम काम आएंगे इंटैरोगेटिव में, ये बात ध्यान रखिएगा। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। इंटैरोगेटिव वाक्य किसको कहते हैं, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। याद रखना सवाल दो प्रकार के होते हैं, सवाल दो प्रकार के होते हैं। पहला सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। क्या वहां जाते हो, हाँ या ना। क्या आपको समझ में आता है, हाँ या ना। क्या आप पेपर देंगे इस बार, हाँ या ना। तो जितने सवाल हाँ या ना से शुरू होंगे उन सभी सवालों की शुरुआत सहायक क्रिया से होगी या फिर होगी मोडाल्स से। ये दो वर्ड याद रखने हैं, सहायक क्रिया या मोडाल्स से उनकी शुरुआत होगी। इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला वर्ड या तो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड का होगा, या फिर आप लिखेंगे मोडाल्स के साथ कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला शब्द यदि ये है तो इसे कहेंगे आपका ऑक्सिलरी वर्ब। इन दोनों को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। आगे बढ़ते हैं भाई। जिन सवालों का जवाब आप हां या ना में नहीं देते हैं और आपको व्याख्या करनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है, तो आप क्या करेंगे, आपने एक छोटा सा नियम अपनाना है कि WH वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। ये WH 9 वर्ड्स होते हैं भाई, WH वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। 9 वर्ड्स होते हैं WH के। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुम, हुज, विच, वेयर, हाउ, ये 9 शब्द है। इनसे सवाल बनेगा तो व्याख्या करनी है। केवल 4 हिस्से जान लो, तुरंत आपका काम बन जाएगा, तुरंत काम बन जाएगा। बहुत बेसिक समझते हैं। हाँ, दूसरा बच्चा आज खत्म नहीं हुआ तो कल मैराथन की तरह पूरा करा देंगे। कल थोड़ी सी लंबी क्लास ले लेंगे, चाहे 1.5 घंटा 2 घंटा, पूरा टॉपिक कल खत्म करा देंगे। नरेशन का गारंटी है हमारी, कल खत्म हो जाएगा, चिंता नहीं करना। आज जितना पढ़ा दिया जाए आज उसको समझ लो भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। सबसे पहले दोनों नियमों का बेसिक कंपोनेंट क्या है समझना है। नियम का पहला हिस्सा समझना, यदि इंटैरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच में होता है तो सैड को बदल देंगे बच्चे, किसमें, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। आसान आस्क्ड है उसी को याद रखो, इंक्वायर्ड में फंस जाओगे। इंक्वायर्ड आए तो ई वाला इंक्वायर्ड याद रखना है, आई वाला नहीं। इंक्वायर्ड ई वाला याद रखना है, इंक्वायर्ड या तो आस्क या इंक्वायर्ड पहला हिस्सा। हिस्सा नंबर 2, सैड टू के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी या जो भी मोडाल्स होगा, हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में होगा। सब्जेक्ट के आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में होगा, सब्जेक्ट के बाद में होगा। यह है दूसरा नियम। पहला नियम सैड को बदलेंगे आस्क्ड में। दूसरा, इन्वर्टेड कोमा के बाद जो सहायक क्रिया आएगी चाहे वो कहीं भी हो, सब्जेक्ट से आगे चली जाएगी, एक कदम आगे। ये 2 परिवर्तन तो हमारे साधारण हैं। अब बदलते हैं, आखिरी नियम क्या है समझना, ये बहुत आवश्यक है। यदि सवाल की उत्पत्ति, ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। यदि सवाल इन्वर्टेड कॉमा के बाद में, इन्वर्टेड कॉमा के बाद में अगर हम लिख देंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद में यदि लिख देंगे, तो एक बात ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमा के बाद में यदि WH वर्ड्स हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कुछ नहीं लगेगा। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर, कॉमाज को हटाकर कुछ नहीं लगेगा, हटा देंगे और कुछ नहीं लगेगा।
और कुछ नहीं आएगा। याद रखना, आएगा कुछ नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। एक सवाल हमने बोला क्या कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के तुरंत बाद में WH वर्ड है, यानी वट है, वेन है, वाई है, तो इन्वर्टेड कॉमास जब आप हटाएंगे इनडायरेक्ट में, कुछ इफ नहीं आएगा, कुछ वेदर नहीं आएगा, कोई वर्ड नहीं आएगा। अगर कहीं कोई वर्ड लग गया तो समझ लो वो गलत है, वो गलत है। और यदि आपके पास में इन्वर्टेड कॉमास के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन में इफ या वेदर आता है, हेल्पिंग वर्ब के जगह इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हेल्पिंग वर्ब के बाद में, या बेसिकली हटाकर क्या लगाएंगे, कॉमा की जगह इफ या वेदर लगाएंगे। ये दो नियम समझ लो, पूरा नियम समाप्त हो गया, पूरा नियम समाप्त हो गया। चलो इससे संबंधित एक सवाल देख लेते हैं। सवाल देखते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, दो सवाल दिखाऊंगा, क्लास ओवर कर दूंगा, केवल दो सवाल है। पहला सवाल है ही सैड टू मी, ये है रिपोर्टेड वर्ब, ही सैड टू मी डू यू लाइक म्यूजिक, क्या आपको म्यूजिक पसंद है, ये है रिपोर्टेड स्पीच। बोर्ड पर बहुत अच्छे से समझना है, सैड हो या सैड टू हो इस बार फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये बन गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बन गया तो परिवर्तन इसी के आधार पर आएगा, इसी के आधार पर आएगा। पहला पॉइंट क्या है, सैड टू को हटाकर लगेगा आस्क्ड। पहला पॉइंट सेट टू को लगाकर लगेगा आस्क। इन्वर्टेड कॉमास के बाद यदि सहायक क्रिया है तो इफ लग जाएगा, सहायक क्रिया है तो इफ और वेदर लगा सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाएगा, लेकिन 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 पास्ट इंडेफिनिट के अंदर एक नियम होता है कि डिड का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव का इस्तेमाल या डिड नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है। जब नहीं है तो डू डज को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई सिंपल पास्ट में, जैसे सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वैसे ही सिंपल पास्ट में भी तो बच्चा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डू डज का प्रयोग ही नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर वैसी परिस्थिति में आप क्या लगा देंगे, V2 लगा देंगे। आपने नोटिस सिर्फ एक चीज करनी है, पहला इन्वर्टेड कॉमास हटा के इफ या वेदर अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो, दूसरा डू डज अगर वाक्य इंटेरोगेटिव का है, डू डज वाक्य यदि इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव में डू और डज अगर V1 के साथ है तो इसको केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब आगे आएगी, हेल्पिंग वर्ब जब आगे आएगी तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा किसमें, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सर सैड होता तो भी आस्क आएगा, सैड होगा तो भी आस्क आएगा, सैड टू होगा तो भी आस्क आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। आस्क ही आएगा क्योंकि सवाल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछेंगे तो आस्क लगेगा, क्वेश्चन की जगह आस्क आता है। अगला सवाल आता है यहां पर, ये वाला कहां गया भाई, सवाल ही नहीं दिखा भाई, ये डिटेल है, खैर ये बता चुका हूं। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, ही सैड टू मी हाउ आर यू, उसने मेरे से पूछा आप कैसे हैं। ही सैड टू मी हाउ आर यू, सिंपल क्वेश्चन। बदलते हैं, पहला अंतिम में देखा क्वेश्चन मार्क है तो सैड टू को यहां से हटा दिया और सैड टू को हटाकर हमने यहां पे आस्क लगा दिया, सैड टू को हटाकर आस्क्ड लगा दिया, ये है पहला परिवर्तन। क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बाद हाउ है यानी WH वर्ड है तो आपने इफ या वेदर कुछ नहीं लगाना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट के आगे चली जाएगी, सब्जेक्ट के आगे चली जाएगी। यू बदलेगा लिसनर में SON के नियम पर, और नियम पे बदलेगा तो मी का सब्जेक्टिव हो गया आई वॉज, और फुल स्टॉप हट जाएगा। इस प्रकार से आज की क्लास का इंटेरोगेटिव का नियम समाप्त होता है। इसका PDF आपको आज दे रहे हैं, तुरंत अभी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास के खत्म होने के 15 मिनट बाद, और इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल इस टॉपिक को समाप्त करेंगे हर परिस्थिति में। आज का इधर ही एंडिंग करते हैं। आज की जगह इंक्वायर्ड लगा सकते हैं काव्या, आज की जगह इंक्वायर्ड लगा सकते हैं,
कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, आस्क लगाओ या इंक्वायर्ड लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, बाकी मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।